है, उनको कोई ये फैक्ट अगर कोई डिनाई नहीं करता तो ये बताया जाए कि ये पैसे कहाँ से आए, ये किसके पैसे थे, किस तरह ट्रांसफर हुए, क्या इन पर टैक्स दिया गया, ये इलीगल मनी थी, मनी लॉन्ड्रिंग थी, क्या थी। और अगर ये कोई नहीं बताता और सिर्फ ये कह देते कि बस सब कुछ खत्म हो गया, तो कल वो दोबारा शुरू कर सकते हैं। यहाँ हमारी कोर्ट भी ये नए केसेस शुरू कर सकती है कि पाकिस्तान से अगर कोई पैसे ट्रांसफर हुए थे 60 मिलियन 65 मिलियन डॉलर, वो किसने ट्रांसफर किए, किस बैंक के थ्रू किए, किस उस पे कहाँ से वो उन्होंने ये पैसे अर्न किए थे, क्या उन पे कितना टैक्स दिया गया। और अगर यहाँ पे उनको चैलेंज करेगा तो यहाँ की अदालतों को भी ये बताना पड़ेगा। ये एनआरओ के तहत कोई कवर नहीं होता, ये तो बिल्कुल मुल्क की दौलत का मामला है और उसको किसी और भी कोई भी कोर्ट उठा सकती है, पाकिस्तान की कोर्ट भी उठा सकती है और स्विट्जरलैंड और बाहर के किसी मुल्क की कोर्ट उठा सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग एक इंटरनेशनल इशू है, यहाँ का सिर्फ पाकिस्तानी इशू नहीं है। अच्छा शाहीन साहब, ये बताएं मुझे कि ये नैब जो है, अब नैब तो कार्रवाई नहीं करने जा रही, नैब ने जिंदा करना था ना केसेस को, तो नैब तो खुद ही नहीं, प्रोसिक्यूशन कौन कर, यानी अब केसेस खुलेंगे तो एक सवाल लोग जो बार बार हम भी उठा रहे हैं कि ये प्रोसिक्यूशन कौन करेगा। नैब तो एक तरह से यानी नैब जो है वो तो हुकूमत का ज़ैली अदारा है। ये बात आज भी कई जगह रिपोर्ट हुई है और ये बात कई हल्कों में उठ रही है कि क्या हुकूमत अपने आप को खुद ही प्रोसिक्यूट कर सकती है, यानी ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं है। और ये इश्यूज आएंगे, अदालतों के सामने भी आएंगे, मीडिया के सामने भी आएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के सामने भी आएंगे, पार्लियामेंट के सामने भी आएंगे कि क्या एक आदमी अपने आप को प्रोसिक्यूट कर सकता है और उसको क्या खुद प्रोसिक्यूट करने के लिए उसको इजाजत देनी चाहिए। ये अभी आगे चल के जब ये केसेस खुलेंगे, अदालतें इन बातों की वजाहत करेंगी कि ये कौन इनको प्रोसिक्यूशन करेगा, कौन इनकी डिफेंस करेगा। ये तो नहीं हो सकता कि खुद अटॉर्नी जनरल जो है वो प्रोसिक्यूटर भी हो और वो खुद डिफेंस के लॉयर भी हो। ये सब चीजें क्लियर होंगी जब ये आगे मामला चलेंगे, तो ये सब बातें साफ होंगी। और ये एक बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त कोई चालाकी और बेईमानी बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक कि प्रोसेस जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। ये बात क्लियर नहीं होगी कि कौन चोर है और कौन चोर नहीं है और सबको यकीन नहीं आएगा, ये बात खत्म नहीं होगी इस तरह। जी शाहीन साहब, आपकी मुलाकात हो हुक्मरानों से, मैं भी उनसे मिलूंगा और आप भी उनको समझाएं कि ये तो आज का दौर तो ऐसा है कि कैमरा रख के आप एक वेब ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर वेब कैमरा लगा के और कहीं भी दुनिया से बात कर सकते हैं, अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो उन्हें समझाएं कि वो कम से कम दूसरे मुल्कों के अंदर फोन करके हुक्मरानों को इस तरह से ना करें जो वो कर रहे हैं इस वक्त। देखिए, ये बात तो खैर अगर की गई है तो बहुत ही अफसोसनाक बात है और ये ज़ाहिर है जो भी जी शऊर आदमी है, अक्लमंद आदमी है, वो अगर पाकिस्तान के हुक्मरान अपने मुल्क में किसी को नहीं कंट्रोल कर सकते, मैनेज मीडिया को नहीं कर सकते, अपने आप को नहीं डिफेंड कर सकते, तो क्या वो दूसरे मुल्कों से एड लेंगे? क्या कल को किसी दूसरे मुल्क की पुलिस को कहेगा कि आप आके हमारे लोगों को अरेस्ट कर लें? ये बेवकूफी की बात है ये, और ये उनको मेरे ख्याल है समझ आनी चाहिए और समझ शायद आएगी उनको। अगर वो तो गलती ऐसी करेंगे तो उसका बहुत बड़ा वो खमियाजा भी भुगतेंगे। शाहीन साहब बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह इंदा आपसे बात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच जी। खवातीन हज़रात, शाहीन साहबाई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होता है। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे सीनियर तज़कियाकार अंसार अब्बासी साहब मौजूद हैं। अंसार, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। अंसार, मैं आज अपना प्रोग्राम तैयार कर रहा था, रिसर्च वगैरह में मसरूफ था, तो अचानक पता चला कि हमारे हुक्मरानों ने दूसरे मुल्क के हुक्मरानों को ये मैसेज दिया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मुशर्रफ साहब ने दिया था। और प्रोग्राम वो कह रहे हैं कि बंद कर दिया जाए और आपने करना है तो कहीं और से करें। और अब ये मुल्कों और मैं तो ज़ाहिर पाकिस्तान पहले भी आ गया था, अब मैं दोबारा आके वहीं से करूंगा और करता रहता हूं, लेकिन इन्होंने फिर बाहर के मुल्क को इन्वॉल्व किया है। तो अंसार, आप क्या कहेंगे, आपके लिए मुतवक्को है या ये कुछ अजब सा लगा आपको? देखिए, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मुझे नहीं उम्मीद थी कि कम से कम ये कमेंट है और हम इतने देखें क्राइसिस से गुजरे, हमने ये सारा कुछ एक दफा नहीं बहुत दफा एक्सपीरियंस किया। जनरल मुशर्रफ ने, जैसे आपने कहा कि उन्होंने यही चीजें की, उससे पहले नवाज शरीफ साहब के दौर में यही कुछ हुआ, उससे पहले बीबी के दौर में भी कुछ अखबारों को बंद किया गया।
سو اگر وہی چیز کریں گے کہ جو آپ نے جو مختلف حکمرانوں نے اس ملک میں بہت دفعہ کیا اور ہمیشہ ناکامی ہوئی، اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. دیکھیں بیسک اصل میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا جو ہے وہ ریفلیکشن ہوتا ہے، وہ ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے، ایک آئینے کی طرح آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ حالات کیا ہیں، اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، گورننس کے کیا حالات ہیں، کرپشن کے کیا حالات ہیں. اب اگر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ میڈیا آپ کو اچھا لگے یا میڈیا کی جو میڈیا کے اندر جس قسم کی ریفلیکشن ہو گورنمنٹ کے بارے میں وہ پازیٹیو ہو، تو اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب حکمرانی بہتر ہوگی، جب گڈ گورننس ہوگی، جب کرپشن نہیں ہوگی. تو ہم تو دیکھیں، ہم جو اخبار والے ہیں، ہم جو میڈیا کے لوگ ہیں، ہم تو کسی انڈیویجول کے ساتھ ہمیں لوئل نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ لوئل نہیں ہونا چاہیے. انصار لیکن یہ آپ تو ایک بہت منجے ہوئے صحافی ہیں، میں تو صحافی بھی نہیں ہوں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ اس طرح سے کبھی معاملہ سنبھلتے ہیں؟ دیکھیں اس طرح حالات کبھی نہیں سنبھلے. ہم نے یہی ہمیشہ دیکھا ہے. میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ جو ایک چیز جو ایکسپیرینسز ہم نے دیکھے اور جو ان سے ہم نے لرن کیا، کم از کم ہم لوگوں نے، کہ میڈیا سے آپ کبھی بھی جنگ نہیں لڑ سکتے. کیونکہ یہ جو اور یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے. آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کہ جنرل مشرف بھی کہتے تھے کہ میڈیا میرے ساتھ ذاتی دشمنی کر رہا ہے، کہ میڈیا میرے خلاف ہے، میڈیا سازشیں کر رہا ہے. اسی قسم کی باتیں ہم پہلے بھی سنتے رہے ہیں، اور عجیب سی بات دیکھیں کہ ابھی اسی قسم کی باتیں ابھی بھی ہو رہی ہیں. جی اچھا، یہ کیا جیو ٹی وی، جنگ گروپ، یہ اخباروں میں کالمز، گالیاں، یہ تو بڑے دنوں سے چل رہا ہے انصار، اور چلتا، اور دباؤ فائنینشل، وہ میں سب ڈسکس نہیں کر. یہ دھمکیاں وغیرہ جو ہیں، یہ کچھ عجب سا لگا ہے مجھے. دیکھیں یہی بات جو عجیب سی لگی ہے ہمیں. اور آپ ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں کہ اگر آپ ایک سائڈ پہ گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ کچھ لوگ کچھ صحافی، کچھ جرنلسٹ، جن میں آپ ڈیفینیٹلی شامل ہیں، شاید سر فہرست ہے، کہ ان کے لیے ایک ڈس لائکنگ ہے، ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ بائسڈ ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ یہاں پہ کتنے ایسے جرنلسٹ ہیں جو 100% وہ کام کر رہے ہیں جو گورنمنٹ کی خواہش کے مطابق ہے، جو کہ ایمانداری سے اگر دیکھا جائے تو وہ کام نہیں کر رہے ہیں کہ